डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीजीटी फिजिक्स के, जो कि बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया था। एंड दिस इज पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 121 टू 130। क्वेश्चन नंबर 121 है, अ मास m इज ब्रोकन इनटू टू मास, जिसका मास गिवन है m एंड m माइनस m। हाउ are m and capital M are related so that the gravitation force between them is maximum। लेट मैं assume कर लेता हूँ कि उनके बीच का सेपरेशन r है, तो हमें ये बताना है कि m और कैपिटल M में क्या रिलेशन होगा सच दैट इनके बीच में लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम हो जाए। ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर दो ऑब्जेक्ट का मास m1 और m2 है, उनके बीच का सेपरेशन r है, तो फॉर्मूला होगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फिलहाल हमारे पास दो मास है जो कि इसमें से ब्रेक हुए हैं, इसका कैपिटल मास था m, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स हम लिख सकते हैं, इट विल बी जी m इंटू में m माइनस m अपॉन में सेपरेशन का स्क्वायर। अब देखो, ये फोर्स मैक्सिमम होने की कंडीशन ये है कि उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू m वो जीरो होना चाहिए। अब स्मॉल m के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? क्योंकि कैपिटल M तो कांस्टेंट है, उसी में से पार्ट ब्रेक हुआ है। अब अगर m कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। तो df अपॉन dm को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे और डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। तो देखो, g और r तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसको बाहर रखें m। इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, m इंटू एम माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई करके। अब देखो, आर स्क्वायर जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, और जी नीचे आएगा तो जीरो अपॉन जी वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जीरो इक्वल टू आ गया जी डी अपॉन डी एम कैपिटल M माइनस एम का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर तो m कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी एम अपॉन में डी एम माइनस डी अपॉन डी एम ऑफ m का स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू जीरो, डी एम अपॉन डी एम कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस, तो ये तो 1 को m ही लिखेंगे, m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2m। तो हम लिख सकते हैं 2m की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कैपिटल M के, या स्मॉल m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m अपॉन में 2। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो रहेगा ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 122, अ सर्टेन ईयर हैज 29.5 टाइम द अर्थ ईयर। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं एक ये मान लेते सन है यहाँ पर, और दो सिस्टम लेंगे, एक अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन और एक में सैटर्न रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो ये गिवन है कि टाइम ऑफ सैटर्न इज 29.5 टाइम्स द टाइम ऑफ द अर्थ, रिवॉल्यूशन का जो टाइम है। हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन, तो हमें ये बताना है कि जो सैटर्न है वो सन से कितनी दूरी पर है। अगर ये गिवन है कि अर्थ और सन की दूरी 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आर एस या आर ए लिख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.5 इंटू 10 की पावर 8 और 1 किलोमीटर में। तो हमें बताना है कि सैटर्न का डिस्टेंस कितना होगा, तो मैं उसको आर एस मान रहा हूँ 1. वो हमें फाइंड करना है, एक्चुअली आर एस फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे केप्लर्स का थर्ड लॉ, जो कि ये कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंड करता है सेपरेशन की क्यूब पर या मीन रेडियस की क्यूब पर। तो हम ये लिख सकते हैं टी एस अपॉन टी ई का जो स्क्वायर होगा, इट विल बी इक्वल टू आर एस अपॉन आर ई की क्यूब, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर डायरेक्टली आर की क्यूब पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप सैटर्न के लिए लिखोगे तो यहाँ पर सैटर्न का आएगा, अगर आप अर्थ के लिए लिखोगे तो अर्थ का आएगा। तो रेशो लेने पर ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कोई कांस्टेंट लगाओगे वो हट ही जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन हम यूज करेंगे रेडियस ऑफ सैटर्न फाइंड करने के लिए। कह लो कि सेपरेशन बिटवीन सन एंड सैटर्न हम यूजिंग केप्लर्स थर्ड लॉ फाइंड करेंगे, यूजिंग केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हमें निकालना क्या, आर एस, आर एस हमारा टारगेट है। तो देखो, यहाँ से हम इस इक्वेशन से हम टी एस अपॉन टी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ टी एस अपॉन टी ई, तो वो कितना आ जाएगा 29.5। तो टी एस अपॉन टी ई हमें पता है 29.5 आएगा, उसका स्क्वायर इक्वल टू आर एस तो निकालना है अपॉन आर ई की क्यूब। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट क्यूब ले रहा हूँ दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा 29.5 की पावर 2 अपॉन में 3, और यह आ जाएगा आर एस अपॉन में आर ई।
तो आर एस निकालना है, तो आर एस इक्वल टू हो जाएगा आर ई इंटू में 29.5 की पावर 2 अपॉन में 3। आर ई कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 8। चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर ही सब गिवन है, और 29.5 की पावर 2 अपॉन 3 हमें फाइंड करना होगा। तो जब आप इसकी 29.5 की पावर 2 अपॉन 3 करोगे आएगा 9.45, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 14.32 इंटू 10 की पावर 8। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 14.3 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर में। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ हमें अप्लाई करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने ग्रेविटेशन लॉ अप्लाई किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, पास्कल लॉ टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लूइड इज। तो पास्कल लॉ हम कब कब अप्लाई कर सकते हैं? तो पास्कल लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड रेस्ट पे है या स्टैटिक कंडीशन में है तो प्रेशर हर एक डायरेक्शन में इक्वल अप्लाई होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टैटिक। 124, देखो इसको मैं पूरा बता देता हूँ आपको। र्यूमर स्केल, सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल में पूछा है। तो अगर आप सेल्सियस स्केल में लिखोगे तो ऐसे लिखते हैं C-0 अपॉन में 100। यही केल्विन स्केल पर हो जाता है TK, मैं इसको TC लिख लेता हूँ, TK -273.15 अपॉन में 100। और यही फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है TF -32 अपॉन में, ये होता है 180, या फिर 212 को हम 32 में माइनस करते हैं तो वो 180 ही आएगा। और र्यूमर स्केल पर यही वैल्यू होती है R अपॉन में 80। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर तो 100 नहीं होगा, फिर यहाँ पर 100 नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 125, एन एवरेज EMF इंड्यूस इज 0.2 वोल्ट appears in coil when the current is changing from 5 एम्पियर इन वन डायरेक्शन टू 5 एम्पियर इन अपोजिट डायरेक्शन, और टाइम दिया हुआ है 0.2 सेकंड में। तो पूछा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो EMF का फॉर्मूला होता है DI अपॉन में DT। हमें निकालना है L की वैल्यू, ठीक है। EMF गिवन है 0.2, L फाइंड करना है। यहाँ पर चेंज इन करंट कितना होगा, तो 5 एम्पियर से 5 एम्पियर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 5 एम्पियर, और अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ पर लिखेंगे -5 अपॉन में, माइनस तो करेंगे चेंज निकालने के लिए, लेकिन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए माइनस मैंने यहाँ पर लिखा है। और टाइम कितना है 0.2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर दो -L, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये आ जाएगा 5 + 5 मतलब 10। तो L इक्वल टू, मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्शन बताता है EMF की अपोजिट डायरेक्शन। 0.2 इंटू में 0.2 अपॉन में 10, तो आएगा 0.004 हेनरी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 4 मिली हेनरी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 है, अ ग्लास ब्लॉक हैज वॉल्यूम गिवन है, ऑन हीटिंग इट फ्रॉम 20 to 45 डिग्री इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है कि लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना होगा। तो मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, कोई ऑब्जेक्ट है जो 3 डायमेंशनल है, अगर आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी इनिशियल वॉल्यूम कितनी है और चेंज इन टेम्परेचर पर। तो इन दोनों को हम कंबाइन करें तो हम लिखते हैं इसको, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है गामा, जो कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, गामा V डेल्टा T। इस क्वेश्चन में हमें डेल्टा V गिवन है जो कि 5 सेंटीमीटर क्यूब है, ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन है 15K मतलब 15,000 है ये, और चेंज इन टेम्परेचर हम दोनों को माइनस करेंगे, 45 माइनस 20 जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। केल्विन में करोगे तब भी उतना ही आएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गामा, और हमें अल्फा निकालना है एक्चुअली, तो रिलेशन अल्फा बीटा गामा में ही होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यहाँ पे लगा दो 2 और यहाँ पे लगा दो 3। तो हम कह सकते हैं अल्फा और गामा में क्या रिलेशन होगा कि गामा इक्वल टू होगा 3 ऑफ अल्फा के। अल्फा निकालना है हमें, तो यही फॉर्मूला चेंज होकर के हम लिख सकते हैं 3 अल्फा V डेल्टा T। अब डेल्टा हमें निकालना है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में चेंज इन टेम्परेचर 1 अपॉन में 3 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम।
सो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, सब वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है 15,000 इंटू चेंज इन वॉल्यूम है 5, तो सेम यूनिट है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्फा की यूनिट आएगी डिग्री सेल्सियस इनवर्स। चेंज इन टेम्परेचर कितना है 25, तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 4.4 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टॉप ऑफ वाटरफॉल एट इज बॉटम रिमेन्स। तो मान लो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पर एयर और वाटर के रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी जिसकी वजह से नीचे आता हुआ पानी थोड़ा हीटअप हो जाएगा। तो टेम्परेचर में कुछ डिफरेंस जरूर होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी डिफरेंट। अपर लेवल का और लोअर लेवल का टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे आते आते इसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज फिजिकल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर देन, कांस्टेंट प्रेशर है तो कंडीशन क्या कहलाती है। देखो मैं सारे प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे अगर एक्सचेंज ऑफ हीट 0 है तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो आइसोथर्मल होता है। और अगर चेंज इन प्रेशर 0 है तो वो कहलाता है आइसोबैरिक। बार एक यूनिट होती है ना प्रेशर की, उससे आप याद रख सकते हैं आइसोबैरिक। ये थर्मल मतलब रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर 0 है। आइसोकोरिक वॉल्यूम 0 होगा। एडियाबैटिक में एक्सचेंज ऑफ हीट 0 होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोबैरिक, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर गिवन है। आइसोथर्मल एडियाबैटिक का मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 129, 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आर की वैल्यू गिवन है, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है कि कितनी हो जाएगी। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो हीट होता है Q वो इक्वल होता है एन सी डेल्टा टी के। पहले कंडीशन ये है कि 70 कैलोरी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है तो Q इक्वल टू हम लिखेंगे एन सी पी डेल्टा टी। तो यहाँ से हम पहले सी पी फाइंड कर लेते हैं। Q कितना है 70, एन की वैल्यू कितनी है 2, सी पी निकाल लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर को 35 में से 30 माइनस करेंगे तो सी पी इक्वल टू आ जाएगा 70 अपॉन में 2 इंटू यहाँ पर कितना आएगा 5, तो ये आ गया 7। सी पी की वैल्यू 7 आ गई। अभी आपको पता है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, और सी पी हमें पता है 7 है माइनस सी वी, आर कितना है 2, तो 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सी वी। तो सी वी की वैल्यू आएगी 5 यूनिट में, जो भी यूनिट है वो हम लिख लेंगे। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इफ आर इक्वल टू देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी बतानी कितनी होगी। देखो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू हमें गिवन है कितना 70 कैलोरी, पूछा है इंटरनल एनर्जी, तो ये हमें निकालना है। वर्क डन क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो फॉर्मूला वर्क डन का होगा एन आर चेंज इन टेम्परेचर, या फिर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एन की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 है, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 35 माइनस 30 मतलब 5, तो डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा 2 टू जो 4 और 4 इंटू 5 मतलब 20 कैलोरी। तो यही से डेल्टा यू फाइंड करना है। डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू 70 माइनस 20 इट मीन्स 50, तो जो डेल्टा यू आएगा इट विल बी 50 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हम तब यूज करते हैं अगर हमसे पूछा थी एक्सचेंज ऑफ हीट एक कांस्टेंट वॉल्यूम कितना होता, तब हम सी वी का इस्तेमाल करते हैं। बट इंटरनल एनर्जी पूछा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हो जाएगा। एक्चुअली किसी किसी क्वेश्चन में सी वी भी मतलब सी वी का यूज करके डेल्टा क्यू भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सी वी फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 130, इन अ प्रोसेस वेयर आफ्टर इंटरचेंज ऑफ हीट एंड वर्क द सिस्टम रिस्टोर्ड इन इट्स इनिशियल स्टेट। तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं जो अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाए, तो ऐसा सिस्टम होता है साइक्लिक प्रोसेस।